हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। हमने पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चंस, खासतौर से इतिहास के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। और हमने इसमें अभी तक जो देखे हैं 2020 का देखा है और 2018 के क्वेश्चन देखे हैं। अब हम देख रहे हैं 2019 के क्वेश्चन। 2019 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। याद रखिएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन किसी साल तो 15 भी आ जाते हैं और किसी साल 22 भी आ जाते हैं। 15 और 20-25 के बीच में हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमें जो प्री वाले जो प्री दे रहे हैं इस बार, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनका रिवीजन भी होगा और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। खासतौर से हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो आइए इस सीरीज को बिल्कुल देखें और इसका लाभ उठाएं। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहला ही क्वेश्चन कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। एक अभिलक्षण था मंदिर निर्माण का, विशिष्ट अभिलक्षण था। किसका था ये देखें, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर। आप देखेंगे कि इसमें आपको जो भी नाम दिए हैं ये साउथ से, जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वहां से ही है। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। तो आपने चालुक्य में भी पढ़ा होगा मंदिर वास्तुकला को, चंदेलों में, राष्ट्रकूटों में, विजयनगर में। विजयनगर के समय बहुत ज्यादा मंदिर वास्तुकला में काम हुआ और ये विजयनगर का ही एक उदाहरण है, मंदिर वास्तुकला का ही एक उदाहरण है। और इसमें आप देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, विजयनगर। इसका आंसर है डी, विजयनगर। और ये जो आपका डी विजयनगर है, इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है कि देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बहुत ज्यादा आर्थिक उन्नति हुई, सांस्कृतिक उन्नति हुई, है ना। राजनीतिक उन्नति तो थी ही। तो जो सांस्कृतिक उन्नति हुई उसमें भी मंदिर वास्तुकला का तो बहुत ही ज्यादा आप उन्नत जो विकसित रूप है वो आप देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन इसमें जो पद्धति है कल्याण मंडप, इसको सबसे पहले समझ लें क्या है। मंदिर होता है, मंदिर का मेन भाग जो होता है वो होता है गर्भगृह। गर्भगृह किसको बोलते हैं? गर्भगृह उसको बोलते हैं जहां पर देवताओं की, मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती हैं। गर्भगृह के सामने एक बहुत बड़ा मंडप कह सकते हैं आप, या बरांडा टाइप का होता है। और उस बरांडे में जो समारोह आयोजित किए जाते हैं और या फिर देवी देवताओं के कोई जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, वो सब उस मंडप में मनाए जाते हैं और इसको बोलते हैं आप कल्याण मंडप। एक शैली और भी थी, हो सकता है वो क्वेश्चन कभी पूछ भी ले, हो सकता है इसी साल पूछ ले, कि ओमान मंदिर। ओमान मंदिर भी विजयनगर की मंदिर वास्तुकला का ही एक उदाहरण है। और इसमें जो बताया गया है मंदिर वास्तुकला में, इसमें बताया गया है कि ओमान मंदिर के अंतर्गत जो मुख्य देवता होता था, उनकी जो पत्नी होती थी, उनकी पूजा स्थल था वो, को ओमान मंदिर कहते हैं। तो आइए इसका एक बार फिर डिस्क्रिप्शन देख लें। और क्या है इसका डिस्क्रिप्शन? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, ये देखिए, ये चित्र, ये कल्याण मंडप का ही चित्र है और इसमें ये गर्भगृह है, ये आप जो देख रहे हैं ये गर्भगृह है और ये जो है ये कल्याण मंडप है। और इसमें बहुत सारे जो समारोह है वो आयोजित हो सकते हैं। और ये विजयनगर मंदिर वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर के अगले भाग में बहुत ज्यादा सुंदरता पहुंचाता है। और ये जो पब्लिक मीटिंग, जो धार्मिक मीटिंग होती है या धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें भी बहुत ये उसी के काम में आता है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मंदिर वास्तुकला बहुत से नए तत्वों का समावेश हुआ। कल्याण मंडप की रचना इन्हीं में से एक है। यह गर्भगृह के समीप एक खुला हुआ प्रांगण होता है जिसे देवी देवताओं से संबंधित समारोह आयोजित किए जाते हैं। ठीक। विजयनगर के मंदिर वास्तुकला में एक हो रहा है ओमान मंदिर। ओमान मंदिर क्या होता था? जो मुख्य देवता होते हैं उनकी पत्नी की पूजा की जाती थी। ये पूछा जा सकता है कि ओमान मंदिर किससे संबंधित है? विजयनगर से संबंधित है।
किसको कहते थे? जो मुख्य देवता होते थे उनकी पत्नी के पूजा स्थल को मान मंदिर कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली की प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सेकंड है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये हमें छांट कर बताना है, इनमें से कौन सा सही है। तो हम पहले विचार करते हैं एक एक स्टेटमेंट पर। आमिल, आमिल एक ऐसा पद होता था जिसको दिल्ली सल्तनत के समय पर ही जो है डेवलप किया गया था। और इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था आय व्यय का, जो राज्य की आय व्यय है उसका लेखा जोखा राजा रखना और राजा के समक्ष प्रस्तुत करना, सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करना। तो आपका फर्स्ट जो है ये आपका आंसर हुआ ठीक, ये ठीक हो गया। सेकंड है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। ये गलत है, प्राचीन देसी संस्था नहीं, ये एकदम भारत के लिए नई थी। और इक्ता प्रणाली की शुरुआत ईरान में हुई थी और वहीं से जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा आए थे उन्होंने वहीं से इसको अपनाया सुल्तानों ने। और इल्तुतमिश इसका जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है उसी ने इक्ता प्रणाली को ठीक से लागू किया। कहां पर? भारत में, अपने व्यवस्था, अपने साम्राज्य के अंतर्गत। ये इक्ता प्रणाली होती क्या थी, ये अपने आप में बहुत वृहद विषय है, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। क्या है कि जब हम देखते हैं राजपूत काल में, तो राजपूत काल में थी सामंत व्यवस्था, सामंतवाद। ये सामंतवाद में क्या होता था? सामंतवाद जो था एक बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था कैसे? कि यहां पर क्या होता था कि जितने भी केंद्र जो जितने भी देसी राज्य थे वो अधिक इंपोर्टेंट थे और केंद्र बहुत कमजोर था। तो सब कुछ जो व्यवस्था थी वो बंद व्यवस्था थी, इसमें जो अधिकार थे वो बहुत ही कम थे। लेकिन भारत की सामंत व्यवस्था को रिप्लेस किया किसने? इक्ता व्यवस्था ने। और ये जो इक्ता व्यवस्था है इसको शुरू किया किसने? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने, और उसमें भी इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप में इसको शुरू किया। अब ये करते क्या थे? ये जैसे मान लिया, सपोज करो ये इनका पूरा राज्य है, किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो इन्होंने क्या किया, जो मेन लैंड है जहां पर वे पकड़ बना सकते हैं राजा, उसको तो अपने पास रखा, और बाकी जो अपने गवर्नरों को क्या कर दिया? हस्तांतरित कर दिया। उनको कहा कि भाई आप इस इक्ता को संभालो, आप इक्ता ए को संभालो, आप इक्ता बी को संभालो, आप सी को संभालो, आप डी को संभालो। तो इसमें क्या था, वो क्या करते थे, वो जितना राजस्व, भू राजस्व वसूल करते थे उसी से अपने सैनिकों का और अपने प्रशासन का खर्च निकालते थे, और जो बाकी बचा हुआ था उसको बोलते थे फवाजिल, वो केंद्र को देते थे। ये है मान लिया सुल्तान, ये सुल्तान है, या आप इसको केंद्र कह लो, क्योंकि केंद्र का मतलब सुल्तान ही था उस समय। तो जो इनका खर्च हुआ सपोज करो, ठीक, इनका जो खर्च हुआ इसमें से जो शेष रकम थी, शेष रकम पहुंचा दी केंद्र को, और शेष रकम को बोलते थे फवाजिल। जो शेष बचता था उसको बोलते थे फवाजिल। कभी पूछ सकता है कि फवाजिल क्या था, ठीक, ये शेष रकम थी फवाजिल। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इससे क्या होता था, केंद्र को भी टैक्स मिलता रहता था और केंद्र को कोई भी देनदारी नहीं करनी पड़ती थी। जो भी खर्च होता था वो इक्तेदार, और जो इक्ता का स्वामी होता था उसको बोलते थे इक्तदार। और ये याद रखना कि ये वंशानुगत नहीं होता था, ये ट्रांसफर होता था। यहाँ पर अगर किसी के पास कोई इक्ता ए है, यानी कि 1% के पास इक्ता ए है, तो वो जरूरी नहीं कि पूरी जिंदगी वो इक्ता ए में रहेगा, उसका ट्रांसफर होके इक्ता बी में भी कर देंगे, उसको इक्ता सी में भी, डी में भी कर देंगे, सी में भी कर देंगे। सुल्तान के अंडर में था, जो भी सुल्तान जिसको चाहता था उसी को वहां का इक्ता देता था और इक्तेदार बनाता था। वो उससे फायदा ही होता था, एक तो प्रशासन बहुत ठीक से चलता था, और दूसरा जो पकड़ थी, साम्राज्य की पकड़ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो केंद्र से बहुत दूर होते थे उनमें बहुत अच्छी तरीके से होती थी। ठीक है, ये हुआ आपका एक था।
तो ये देसी प्रणाली नहीं थी, ये गलत हो गया, ये इनकी ईरान की प्रणाली थी और ये बाहर से ही आई थी। ठीक, इन्होंने सामंतवाद को रिप्लेस किया था। अब है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व आया। अब ये जो मीर बख्शी है, मीर बख्शी का पद ये गलत है, क्योंकि मीर बख्शी जो थे मुगलों के समय आए थे, मुगलों में मनसबदारी व्यवस्था चलती थी और मीर बख्शी का पद वहीं से संबंधित है। यहां पर था दीवाने आरिज, जो दीवाने आरिज था उसी की जगह मीर बख्शी ने ली थी। जो काम दिल्ली सुल्तनत में दीवाने आरिज करते थे वो मुगलों में मीर बख्श करते थे। यानी कि इनका काम भी क्या था, मनसबदारों को उनके क्या करना, उनको धन प्रोवाइड कराना, या फिर मनसबदार कौन किसको कौन सा मनसब देता है उसकी अनुशंसा करना भी मीर बख्श का ही काम था। तो ये भी गलत हुआ, थर्ड भी गलत हुआ और सेकंड भी गलत हुआ, तो इसका आंसर हुआ ए। तो आप देखिए इसका एक बार जो है पढ़ लीजिए डिस्क्रिप्शन इसका जो पूरा है। दिल्ली सल्तनत में राज्य प्रशासन के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में राज्य प्रशासन के अंतर्गत राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल या अमलगुजार कहा जाता था। इसको अमलगुजार भी कहा जाता था। इसे आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर कर दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। मीर बख्शी का पद मुगल काल में अस्तित्व में आया। सल्तनत काल के दीवाने आरिज के स्थान पर मुगल काल में यह पद बनाया गया। मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था ये मीर बख्शी। और सैनिक व सेवा, क्योंकि मुगल काल में सैनिक सेवाएं और जो नागरिक सेवाएं थी वे एक थी, तो वो अधिकारियों को क्या करता था, उनका भुगतान करता था और मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश और उनके लिए जागीर की अनुशंसा भी मीर बख्श ही करता था। ठीक है, तो मीर बख्श के कार्य भी आपने देख लिए और ये तो आपको पता चल गया कि ये मुगल काल से संबंधित है, न कि दिल्ली सल्तनत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित है। ये गिफ्ट, सॉरी माफ करना, ये निम्न में से है, ये निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? एक, दो, सॉरी, ए, बी, सी या डी? संत निम्बार्क और अकबर के समकालीन थे। एक बात मैं आपको बताऊं कि इसमें हम जो है ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ये पता कर सकते हैं कि कौन सा आदमी किस टाइम पर हुआ, तो तभी हमें पता चलेगा। ये तो है भाई आपके 1250 के आसपास संत निम्बार्क। अकबर है आपका, इसका जन्म हुआ 4542 में, तो ये समकालीन हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। संत कबीर का जो जन्म है वो लगभग 1440 के आसपास है और इनका शेख अहमद सरहिंदी है लगभग 1564 के आसपास, 1564। तो ये क्या समकालीन है? अकबर और सरहिंदी तो समकालीन है, ये तो आप देख सकते हो, लेकिन ये समकालीन नहीं है, तो ये भी आपका गलत हुआ। तो इसका आंसर हुआ ना तो एक है और ना दो है। अब क्वेश्चन पैदा होता है, संत निम्बार्क कौन थे? संत निम्बार्क एक संत थे और इन्होंने द्वैताद्वैत सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इनका जो ये था संप्रदाय था, इनके संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है इसको। और उसमें ये था कि इन्होंने जो ऋषि थे और उसको हंस से संबंधित था कि हंस अवतार ने विष्णु के हंस अवतार जो हुए थे, उन्होंने ऋषियों को द्वैताद्वैत की जो शिक्षाएं दी थी वो उन्होंने नारद मुनि को दी थी और नारद मुनि ने फिर उन जो है निम्बार्क जी को दी थी। अब इस चीज में आपको मैं बताऊं कि जो निम्बार्क थे, निम्बार्क अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे और ये एक ऐसे संत थे जिन्होंने सनकादिक ब्रह्मा, इस संप्रदाय को सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है, ऐसे संत थे जिन्होंने द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत को स्थापित किया था। ठीक, और इनके तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है कि सनकादिक संप्रदाय से कौन संबंधित है? क्या निम्बार्क है? निम्बार्क बिल्कुल है।
तो इसका अभी आपको पता चल गया कि निम्बार्क संकादिक संप्रदाय से संबंधित है। निम्बार्क कौन है? अकबर के समकालीन नहीं है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, बिल्कुल सही। कबीर का जन्म 1440 में हुआ था, बिल्कुल ठीक। और फिर 15वीं सदी के महान रहस्यवादी कवि थे कौन? कबीर। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने निर्गुण, जो निर्गुण है, निर्गुण काव्य धारा को जन्म दिया था। हिंदी साहित्य की ये भक्ति काल से संबंधित है कबीरदास जी। शेख अहमद सर हिंदी जो है वो 1564 से संबंधित है और 16वीं सदी में है। और ये नक्शबंदी जो सिलसिला था सूफी, ये सूफीज्म से रिलेटेड है, और जो नक्शबंदी सिलसिला था सूफीज्म का उससे संबंधित है। शेख अहमद सर हिंदी, और ये हनीफी विचारधारा रखते थे और नक्शबंदी सूफी सिलसिले या संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। नंबर 2, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया। देखो इसमें लिखा है नहीं किया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? अब आपको देखना है इसमें सही कौन से हैं। तो सबसे पहले ये गिरमिटिया प्रणाली को समझ लें आप, ये क्या है। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, बिल्कुल सहायक थे, क्योंकि सबसे पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इसी के खिलाफ तो काम किया था, गिरमिटिया प्रणाली के। लेकिन गिरमिटिया प्रणाली क्या है ये पहले आप समझ लीजिए। जो गिरमिटिया प्रणाली है, जो भारतीय जो कामगार थे वो विदेश में ले जाते थे अंग्रेज लोग, और उनके साथ एक अनुबंध करते थे, और उस अनुबंध को ही ये गिरमिट कहते थे। ये लोग जो बाहर जाते थे, जैसे फिजी में जाते थे, है ना, इन्होंने उसको कहा गिरमिट। तो इस प्रणाली को ये कहने लगे गिरमिटिया प्रणाली। और महात्मा गांधी ने तो इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। साउथ अफ्रीका में तो इसके खिलाफ बहुत बड़ा सत्याग्रह भी चलाया। और भारत में भी इसमें काम चल रहा था। जो तिलक साहब थे, गोखले साहब थे, वो इसका मुद्दा बार बार जो लेजिस्लेटिव थी उसमें उठाते थे, और फिर इसको कांग्रेस अधिवेशन में भी इसको रखा गया महात्मा गांधी के द्वारा, और लास्ट में अंग्रेजों ने इसको एबॉलिश कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। तो इसमें आप एक यही देखेंगे क्या कि महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन से सहायक थे, बिल्कुल सही है, वो सहायक थे उन्मूलन में, बनाने में नहीं, उन्मूलन यानी कि एबॉलिश करने में, उसको समाप्त करने में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया था, समर्थन किया था। गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समर्थन किया था। ठीक। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। यह भी बिल्कुल सही है कि अवैध घोषित कर दिया था कांग्रेस को। कब? जब इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो इसका एक बार डिस्क्रिप्शन इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रिटिश काल में बहुत से भारतीय श्रमिकों को अनुबंध प्रणाली के द्वारा कार्य करने के लिए भारत से बाहर देशों में भेजा जाता। इस अनुबंध को यह लोग गिरमिट के नाम से पुकारते थे। ठीक, इसलिए इस अनुबंध प्रणाली का नाम गिरमिटिया प्रणाली पड़ा। इन श्रमिकों को अपने प्रवसन, ये सह है भाई, प्रवसन के दौरान अनेक प्रकार के भेदभाव और शोषण का शिकार करना पड़ता था। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में यही अभियान प्रारंभ किया। और वर्ष भारत में सर्वप्रथम 1912 में, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 1912 गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस प्रणाली का विरोध किया, इसको समाप्त करने का प्रयास किया। और 2016 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने भारत सुरक्षा और गेट मीडिया प्रथा अधिनियम के प्रस्ताव को रखा, और ब्रिटिश सरकार ने 12 मार्च 1917 को इस प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ये इसमें आपको गिरमिटिया प्रणाली के बारे में 3-4 फैक्ट आपको कम से कम मिले हैं। अगर कभी सीधे सीधे ये ना पूछा जाए कि गिरमिटिया प्रणाली क्या है, तो उसके
पूछा जाए कि क्या है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। महात्मा गांधी ने चयन बोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस विश्व युद्ध में भारतीयों की भर्ती संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया था, बिल्कुल सही। और नमक कानून तोड़ने पर कांग्रेस को क्या कर दिया था, अवैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति है और धारित पद है, मतलब ये व्यक्ति है और इनके द्वारा पद है। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, एक संघ था अखिल भारतीय उदार संघ, ठीक है, उसके अध्यक्ष रहे। केसी नियोगी सदस्य थे ये संविधान सभा के, ठीक है। पीसी जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल, उपयुक्त में से कौन से युग्म सही है। देखो भाई, ये जो तेज बहादुर सप्रू थे ये अध्यक्ष बने थे इनके 1927 में इस दल के, अखिल भारतीय उदार संघ के। और केसी नियोगी जो थे सदस्य थे संविधान सभा के। और ये याद रखना, ये हमारे सबसे पहला जो वित्त आयोग था यानी कि फाइनेंशियल कमीशन था, उसके भी चेयरमैन यही थे। कौन, केसी नियोगी। और पीसी जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के। और साम्यवादी दल का जो बना था ये 1925 में बना था कानपुर में। और मानवेंद्र नाथ राय ने इसको जो था अपना इसका स्थापना की थी। अब इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है कि अखिल भारतीय उदार संघ की स्थापना 1919 में हुई थी और 27 में तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष पद को ग्रहण किया। केसी नियोगी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक है, वह भारत के संविधान सभा के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के सदस्य थे और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 कानपुर में हुई। इस दल की स्थापना की थी किसने, मानवेंद्र नाथ राय एमएन रॉय ने। और 25 में हुई और कहां पर हुई, कानपुर में हुई। और पीसी जोशी लेकर 35 से और 47 तक इसके महासचिव बने, महासचिव नियुक्त हुए। कौन, पीसी जोशी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, ले लें नेक्स्ट। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी और तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। देखिए, तानसेन कौन थे, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। और तानसेन उनका वास्तविक नाम नहीं था, उनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। और उनको रीवा के राजा के यहाँ से इन्होंने लिया था अकबर ने। और ये हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की भी रचना करते थे और अपने संरक्षकों के प्रति भी गाने गाते थे। और तानसेन को अनेक रागों का मौलिक रचना की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि तानसेन को जो तानसेन की उपाधि दी वो अकबर ने नहीं दी थी, वो दी थी ग्वालियर के राजा ने, ठीक। ग्वालियर के राजा ने तानसेन की उपाधि दी थी उन्हें और अकबर ने उन्हें जो था अपने यहाँ पर नवरत्नों में शामिल किया था रीवा के राजा के यहाँ से। मियां तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है। इन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठा भरणवाणी विलास ये उपाधि दी थी, कंठा भरणवाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित अनेक ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित रागों की रचना की। तानसेन ने अनेक मौलिक राजों की। ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत द्वारा इन्हें तानसेन की उपाधि दी गई। ग्वालियर के राजा ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी। अकबर ने कौन सी दी थी, अकबर ने दी थी कंठा भरणवाणी विलास। ये याद करने वाली बात है, कभी ये पूछा सकता है कि अकबर ने कौन सी उपाधि थी, कंठा भरणवाणी विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि से ध्यान हटाकर चित्रधारा यानी कि एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। देखिए, चित्रकला में मुगलों के समय जो चित्रकला का गोल्डन पीरियड माना जाता है वो माना जाता है जहांगीर के समय। ऑप्शन भी है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आंसर आपको मिल गया, जहांगीर है। और इनके समय एक थे अबुल हसन, और अबुल हसन का तो बहुत ही बड़ा नाम था व्यक्तिक चित्रकला में। और इन्होंने तुजू के जागरी का जो मुख्य पृष्ठ था उस पर भी जो चित्र बनाया है वो इन्होंने बनाया था। इनके समय जो चित्रकार थे
इन्होंने उनको, मनोहर थे ना, अबुल हसन थे, बिसनदास थे, तो इनके समय बहुत, जहांगीर के समय चित्रकारी में बहुत काम हुआ। तो आप देखें क्या है इसका, जहांगीर के समय मुगल चित्रकाल के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु की चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त कर दिया, यानी कि पांडुलिपि समाप्त कर दी। उसके स्थान पर छवि चित्र, छवि चित्र मतलब शेडेड वाले, जो जैसे पेड़ का शेड, आदमी का शेड, ये सब दिखने लगे। चित्रधारा यानी कि एल्बम, अब क्या होने लगा, जैसे कोई कहानी लिखनी है तो उसको चित्रों के द्वारा एल्बम के रूप में स्थापित कर दी। प्राकृतिक दृश्य है, अब प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ज्यादा उकेरा जाने लगा। और व्यक्तिगत रूप के चित्र, व्यक्तिगत रूप के चित्र जैसे आदमी के खुद के चित्र बनाने, जहांगीर ने अपने चित्र बनवाए, तो उसमें वो पीछे क्या करते थे, बड़ा शेडो सा रखते थे। तो इस तरीके से इन्होंने व्यक्तिगत चित्रों पर बहुत, ये काम बहुत ज्यादा हुए जहांगीर के समय। जहांगीर के काल के मुख्य चित्रकार थे फारूक बेग, नाम याद रखना, पूछे गए हैं कई बार। फारूक बेग किसके समय थे, जहांगीर के समय। बिसनदास, उस्ताद मंसूर दौलत, और मनोहर, और अबुल हसन। अबुल हसन का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अबुल हसन ने ही व्यक्तिगत चित्रों की महारत हासिल की थी, और तुजु के जागरी के जो मुख्य पृष्ठ था उस पर जो चित्र बनाया था वो अबुल हसन ने बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। ठीक है, आपने दो नाम सुने होंगे मुगल में, जागीरदार और जमींदार, तो उनमें अंतर क्या है आप देख लीजिए। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटन का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी। फिर है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जबकि जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ दो कि जागीरदार क्या होते थे और जमींदार क्या होते थे। जागीरदार को अगर हम देखें तो जो जागीरदार है, ये अगर जागीरदार है, ये जागीरदार है अगर, तो और ये जमींदार है, तो ये आप समझ लो कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसमें बड़ी बड़ी जागीरें दी जाती थी तनख्वाह के रूप में। तो ये तो आपको वेतन के रूप में मिली, ये किसको मिली, बड़े वेतन के रूप में, किसको, अधिकारियों को। ठीक, अधिकारी को, जैसे मनसबदारों को, अधिकारी कहना गलत होगा, मनसबदारों को कह दो कि ये तो जो है मनसबदारों को। ठीक, मनसबदारों को। और आपको पता है मनसबदार ट्रांसफर होते थे उनके, तो इनका तो ट्रांसफर होता था, ये ट्रांसफर होता था, इनका ट्रांसफर होता था, यानी कि हस्तांतरण होता था इनका। ठीक, और इन्हें क्या क्या अधिकार थे, इन्हें किस एवज में रखा जाता था, इन्हें रखा जाता था अपने सैनिकों का, और अपना जो प्रशासन का खर्च है उसको आपको निकालना है, और क्या करना है, उसके लिए आपको भू राजस्व वसूल करना है। ठीक, और जमींदार का काम क्या था, जमींदार क्या था, जमींदार था लैंडलॉर्ड, किसी क्षेत्र का लैंडलॉर्ड। वो क्या था, एक राजस्व कलेक्ट करता था वहां से, भूमि से, और ये वंशानुगत था, ये था वंशानुगत, ये वंशानुगत, और ये वंशानुगत नहीं था जागीरदार, इनके ट्रांसफर होते थे, ये नहीं होते थे। और जब तक किसान अपना लगान देता रहेगा, ये किसान को बेदखल नहीं कर सकते थे, कौन, जमींदार। और इतना सारा जमीन होने के बावजूद भी जमींदार भूमि का स्वामी नहीं होता था। ये अंग्रेजों के समय भी आप जमींदार देखेंगे, जमींदारी पर था, लेकिन अंग्रेजों ने जमींदार को भू का स्वामी बना दिया, लेकिन मुगलों के समय जमींदार भूमि का स्वामी नहीं होता था। ठीक, और दूसरा आप देखें अब ये एक बार, तो इसमें कौन सा, दोनों गलत होगी, क्योंकि इनका जागीरदार को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, गलत, वंशानुगत जागीरदार थे ही नहीं, इनका तो हस्तांतरण होता था, ट्रांसफर होता था। और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, नहीं, इनके वंशानुगत होते थे। इन्होंने क्या कहते, जो राजस्व के अधिकार थे और उन राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं थी, ये गलत है। जमींदारों के पास ही न्यायिक व्यवस्था थी, और जमींदारों के पास ही उनका जो राजस्व था उसको देखने का अधिकार था,
जागीरदार को सिर्फ वसूलने का अधिकार था। ठीक, तो इसका आंसर हो गया डी, कोई भी सही नहीं है। तो इसका एक बार देख रहे हो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। मुगल काल में जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले राजस्व क्या दिया था, राजस्व क्षेत्र दे दिए जाते थे। और ये कौन देते थे, आपने भी पढ़ा था, मीर बख्श, मीर बख्श ये सब काम करते थे। जमींदार वे भूस्वामी होते थे जिन्हें कुछ गांव से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। ठीक, जमींदार के वंशानुगत अधिकार होने के पश्चात भी वह भूमि का स्वामी नहीं होता था। जमींदार भूमि का स्वामी नहीं होता था मुगल काल में, ये बात आप नोट कर ले। किसान जब तक भू राजस्व अदा करता था तब तक उसे भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। जागीरदारी हस्तांतरित होती रहती थी जबकि जमींदारी एक स्थायी और वंशानुगत अधिकार रखता था। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप, मैं हट जाता हूं, इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आप इसका रिवीजन भी करते रहिए। स्वतंत्र भारत में सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित था न कि व्यक्तिगत जोत पर। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। क्या कि इनका उद्देश्य था सभी भूमिहीनों कृषकों को कृषि भूमि प्राप्त हो। हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित था न कि व्यक्तिगत, नहीं ये व्यक्तिगत जोत पर था, तो ये तो गलत हो गया। हमें ढूंढना है इनमें से कौन सा सही है, बी सही है इसमें। इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई, नहीं इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती घटी है क्योंकि जोतों के आकार छोटे हो गए। भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी, नहीं छूट की अनुमति है, हदबंदी में कंडीशनल अप्लाईज है। ठीक, तो इसका आंसर हुआ आपका बी। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई जिससे वो ही, ये शिक्षकों नहीं है भाई, भूमिहीन कृषक, भूमिहीन कृषक, भूमिहीन कृषकों को भूमि प्राप्त हो सके। ठीक, भूमि शिक्षकों नहीं, भूमिहीन, ये शिक्षकों गलत है, भूमिहीन कृषकों को भूमि प्राप्त हो सके, परंतु इससे कृषि भूमि छोटे छोटे भागों में बट गई और नकदी फसलों की खेती को प्रभावित किया, यानी कि नकदी फसलें कम होनी शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि जोतों के आकार छोटे हो गए। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चार्टर एक्ट पूछे जाते हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस चार्टर एक्ट को आप या तो पॉलिटी से संबंधित ले लो या हिस्ट्री से संबंधित ले लो, ये दोनों में ही पढ़े जाते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। नंबर 2, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की सर्वोच्चता या संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। अब इसमें से कौन से कथन सही है? भाई देखो पहला तो सही है क्योंकि चार्टर एक्ट जो 1813 आया था उसका उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूर्व के साथ, जो भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार है उसको समाप्त करना। तो इन्होंने क्या करा, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसको छोड़कर सारे के सारे एक अधिकार समाप्त कर दे। अब और भी कंपनी आएगी। वो समय ऐसा था जब फ्री ट्रेड का दौर चला था उसमें, लेकिन वो फ्री ट्रेड आज जैसा फ्री ट्रेड नहीं था, वो पार्शल था। पार्शली कैसे कि भारत को तो कोई अधिकार थे नहीं लेकिन वो फ्री ट्रेड करते थे और भारत से तो सिर्फ कच्चा माल जाता था। वहां पर औद्योगिक क्रांति चल रही थी इंग्लैंड में और उसको फायदा देने के लिए, कच्चे माल को इंग्लैंड में पहुंचाने के लिए और भारत के बाजार पर सभी कंपनियों का, ब्रिटेन की सभी कंपनियों का अधिकार हो,
ऐसे सोच रखने के कारण ही 1813 का चार्टर एक्ट आया था। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार मिले कि भारतीय राज्य से ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो क्या किया, जो इनके क्षेत्र थे, ब्रिटिश राज्य क्षेत्र थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्र, उस पर ब्रिटिश क्राउन का जो मजबूत प्रदान कर दिए। ठीक, यानी कि वही सर्वोच्च होंगे, वही सर्वोच्च, उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए, भारत का राजस्व तो जो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया वो तो पिट्स इंडिया एक्ट में आ गया था। पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें ये हो गया था। तो ये तो गलत हो गया थर्ड, पहला दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक, अब हम इसका देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। इसमें बताया गया है कि अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट आया और इसके भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर पूरे जो भारतीय व्यापार है उस पर एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो गया। और क्या हुआ था इस 1813 में, एक काम बहुत हुआ था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान इसमें किया गया था। हालांकि वो खर्च नहीं हुआ उस समय, लेकिन आया था। और फिर एक काम ये भी हुआ था कि जितनी मिशनरीज थे उनको भारत में आने का और ईसाई धर्म को प्रसार करने की भी अनुमति इस चार्टर एक्ट के द्वारा मिली थी। और ये आपको मैं बताऊं कि इसने संप्रभुता तो स्थापित की थी और साथ में जो राजस्व नियंत्रण था ब्रिटिश संसद के अधीन में वो तो पिट्स इंडिया एक्ट में चला ही गया था। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसी में चला गया था। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल ठीक। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। देखिए, बंगाल विभाजन का जो विरोध हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन का, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन का उद्भव माना हुआ था। स्वदेशी आंदोलन में जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया गया था और अपने आप को आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर और अपने अंदर आत्मस्फूर्ति बनाए रखने के लिए इन्होंने अपना एक अभियान चलाया स्वदेशी। उस स्वदेशी यानी कि स्वदेशी चीजों को अपनाओ। तो उसी आधार में इन्होंने 15 अगस्त को एक ये भी बना था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, यानी कि अपनी शिक्षा हो। ठीक, इन्होंने बहिष्कार किया, नौकरियां छोड़ दी, सरकारी चीजों को बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया, कहा कि हम अपना सिस्टम खुद बनाएंगे, खुद आत्मनिर्भर होंगे, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। तो इन सब चीजों से क्या होगा, जो व्यापारी, वो तो व्यापारी थे, उनका तो मेन मकसद था शोषण करना, तो उनके व्यापार को भी नुकसान होगा और हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो इन्होंने स्वदेशी को अपनाया और उसे बल दिया। उसी एवज में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी। चलो देखते हैं। इसमें है बंगाल में भारत में बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार, ये याद रखना, बनारस अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इस आंदोलन के तहत केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया, स्कूलों का भी। तो इन्होंने अपना ही एक परिषद बनाया। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां थी। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इस आंदोलन में विदेशी बहिष्कार तथा स्वदेशी अपनाने पर बल दिया, जिससे इस आंदोलन में शिल्प कार्य की कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, स्वदेशी को अपनाने में। क्या, जो स्वदेशी थे उन्हें रोजगार के अवसर मिले और सरकारी रोजगार इन्होंने छोड़ दिए और उनकी सेवाओं को लेना मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, मैं माफी चाहूंगा कि ये जो नायक लीडर है ये यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ आएगा, ये नायक लीडर।
नायक लीडर, ये है आंदोलन या जो भी संगठन थे या आंदोलन थे, ये है। और नायक लीडर है ये वाले। जैसे पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ये किसने बनाया, इसे स्थापित किसने किया, महात्मा गांधी। इसमें बताना है कौन सही सम्मिलित है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्म सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायर, तीनों ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी जो लीग थी वो महात्मा गांधी ने बनाई थी 1932 में। इन्होंने जब सविनय विज्ञान आंदोलन को पेंडिंग में डाल दिया, तब उसके बाद ये जो अंबेडकर साहब के साथ जो पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी नीति यानी कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए थे वो जेडी बिड़ला थे। ठीक, जेडी बिड़ला इसके पहले अध्यक्ष थे। और दूसरी बात ये थी कि इन्होंने इसका नाम हरिजन सेवक संघ रख दिया बाद में, और पहले इसका नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई 1936 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और केजी रंगा इसके महासचिव थे। ठीक, आत्म सम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायक, जो दक्षिण भारत है उसमें अनटचेबिलिटी, जो दलित हैं, जो पिछड़े थे, उनके लिए इन्होंने एक आत्म सम्मान आंदोलन चलाया। उसके अंदर मंदिरों में प्रवेश करना, है ना, अस्पृश्यता का अंत करना, इन सब चीजों को उनको जागरूक करना, इन सब चीजों में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और ये थे ईवी रामास्वामी नायक। ये तीनों ठीक है, इसका आंसर हुआ डी। नेक्स्ट है ये हरिजन कल्याण के लिए गांधी जी द्वारा सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी कि ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का प्रथम अध्यक्ष थे जेडी बिड़ला, और इसका नाम बाद में रख दिया हरिजन सेवक संघ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को हुई थी, और लखनऊ में, यह भी याद रखना कई बार पूछा गया है कहाँ हुई थी, लखनऊ में। सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और एनजी रंगा को इसका महासचिव चुना गया था। निम्न जाति के लोगों के उद्धार के लिए ईवी रामास्वामी नायकर ने 1920 में दक्षिण भारत में आत्म सम्मान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के द्वारा, ये अद्भुत नहीं है, ये अछूत है, अछूत प्रथा के निवारण, दलितों के नागरिक अधिकारों की प्राप्ति, मंदिर सहित सभी स्थलों में उनके प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने का जो था प्रयास किया गया। तो ये उनका एक्सप्लेनेशन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंद्रो है, कोटदीजी भी है, सोगोरा नहीं है, सोगोरा देसलपुर भी है। सोगोरा क्यों नहीं है? सोगोरा जो है ये अशोक के अभिलेख पाए जाते हैं, ये अशोक के समय से संबंधित है। चहुंद्रो सिंध में है, पाकिस्तान के। कोटदीजी भी पाकिस्तान में है। देसलपुर भारत के गुजरात में है, कच्छ के रण में, और ये देसलपुर भारत में है। और ये सोगोरा भी भारत में है, गोरखपुर के पास। यहाँ सबसे पहले लिखित अभिलेख साक्ष्य मिलते हैं जो सम्राट अशोक से संबंधित है। चहुंद्रो और कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। देसलपुर भारत के गुजरात राज्य के कच्छ प्रदेश में स्थित है। चहुंद्रो का उत्खनन 1931 में एमजी मजुमदार ने किया था। किसका? चहुंद्रो का। ये पूछा जाता है कई बार, चहुंद्रो का किस स्थल का किसने उत्खनन किया? तो एमजी मजुमदार, चहुंद्रो। कोटदीजी का उत्खनन 35 में हुआ, घुरिया जी ने। और सोहगोरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह स्थल भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रस्तुत करता है। इसमें अकाल व दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए 3 कोष्ठागार बनाने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक उल्लेखित है? अब ये देखो,
ये क्वेश्चन आया हुआ है अशोक के लेख शिलालेखों से। ये सांची में स्तूप है, शाहबाजगढ़ी अफगानिस्तान, सोगोरा अभी आपको बताया, सोगोरा गोरखपुर में है, गोरखपुर के पास है। जो कंगनहल्ली है, कंगनहल्ली क्षेत्र है, यहीं पर चित्र के साथ जो उभारदार मूर्ति के जो शिल्प है इसका वो मिला, और अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कंगनहल्ली। ये कर्नाटक में स्थित है कंगनहल्ली, और यहां पर ही ये मिलता है कौन, रिलीफ स्कल्पचर का उदाहरण। कंगनहल्ली भारत के कर्नाटक राज्य में से प्राचीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए यहाँ पर, यहाँ से चैत्यग्रह और अन्य स्तूप भी प्राप्त हुए, और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं तो थी, साथ में सातवाहनों से संबंधित जो वे थे चित्र वे भी मिले हैं, और ये सम्राट अशोक से संबंधित लेख है, इसमें रानियों अशोक के नाम से उल्लेखित है। सांची, शाहबाजगढ़ी, सोगोरा अन्य स्थान है जहां से सम्राट अशोक के स्तूप या अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सांची में स्तूप है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बुद्ध में देवत्व रोपण, ये बुद्ध नहीं है, ये बुद्ध है, बुद्ध है, ये है बुद्ध। बुद्ध में देवत्व रोपण, ठीक। बौद्धिस्ट के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, निम्न में कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आ गया क्वेश्चन बिल्कुल, अगर आपने वो ठीक से समझाया तो इस क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि महायान जो चौथी संगति हुई थी बौद्ध संगति, उसमें महायान धर्म और महायान और हीनयान दो हिस्सों में ये बट गया था। महायान में क्या हुआ था, मूर्ति पूजा की स्थापना हुई थी। महायान में क्या हुआ, बोधिसत्व की जो बुद्ध का ही रूप है बोधिसत्व, उसकी कल्पना हुई। यानी कि बोधिसत्व क्या थे, बोधिसत्व वे थे जो अपना तो उद्धार करते हैं साथ में दूसरों का भी उद्धार करते हैं, यानी कि अपने आप तो मोक्ष प्राप्त करते हैं, दूसरों को भी मोक्ष प्राप्त करने में सहायता या मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। और इसमें बुद्ध को भगवान के रूप में स्थापित हुए और बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हो गई, उनकी उपासना शुरू हो गई। तो बुद्ध में देवत्व रोपण आ गया, बिल्कुल, बुद्ध को देवता मानने लगे, सही है। बौद्धिस्ट के पथ पर चलने लगे, बिल्कुल सही है। अब मूर्ति उपासना और अनुष्ठान होने लगे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तीनों। आइए देखते हैं क्या है लिखा है। महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है। चौथी बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान महायान दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। महायान संप्रदाय के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति पूजा पर बल दिया गया, जिसमें स्वयं को देवता के रूप में स्वीकार किया गया। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व स्वयं की मूर्ति के बाद मुक्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। महायान में सेवा, दया, परोपकार पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है, ठीक। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। देखिए वृष्टि क्या था, बलाश्रम। बलाश्रम वृष्टि एक टैक्स का रूप भी होता था, लोगों से टैक्स जो लिया जाता था। जो मजदूर होते थे, जो कारीगर होते थे, वो एक दिन का काम राज्य के लिए करें। ये आपने मौर्य काल में भी देखा होगा। तो ये इसको बलाश्रम या बेगारी भी कह सकते हैं। और ये एक टैक्स था कि हफ्ते में या महीने में एक दिन आप राज्य के लिए काम करेंगे, यानी कि अपने काम के रूप में उस टैक्स को आप चुकाएंगे। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। ये बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इनमें से कौन सा कथन सही है। अब आपको देखना है क्या, गुप्त काल में वृष्टि या बलाश्रम बेरोजगार निःशुल्क श्रम का एक प्रकार था। इसके अंतर्गत मजदूरी के बदले में कुछ भी प्रदान नहीं किया जा सकता। यह राज्य के लिए आय का एक स्रोत था। ये राज्य के आय का एक स्रोत था। इसे मुगल गुप्त काल में कर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को सैनिकों के लिए उपभोग की वस्तुओं और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारों के दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे अनाज, पशु, फर्नीचर आदि का प्रबंध करना होता था। ग्रामीणों को राज्य के सेना और अधिकारियों की सेवा भी निःशुल्क रूप से करनी पड़ती थी। और ये सब बेकारी का उदाहरण है।
तो इसमें जो आपका इसमें क्या है, ऐसे मजदूरों को भी विशिष्ट कहा जाता था जो सेवा भाव रखते थे। और तो इसका क्या हुआ, हाँ, तो इसे राज्य क्या आय का स्रोत है, और ये एक तरीके का टैक्स था। तो इसका आंसर हो गया ए, ये सही है इसका। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ 2019 के जो इतिहास के आगे क्वेश्चन थे उसको किया। अब हम नेक्स्ट में करेंगे 2017 के क्वेश्चन। 18 के हम कर चुके, 20 के कर चुके, 19 का आज हमने देखा, और अब हम करेंगे 2017 के क्वेश्चंस। धन्यवाद।